हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th ज्योग्राफी से जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलेंगे जिसको पढ़ के आप बहुत ही इजीली अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप को सर्च मार के ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप www.eklavyastudypoint.com को विजिट करें। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो जब आप देखोगे हमारे यहाँ पे सेंसस का ऑपरेशन होता है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, और ये हर 10 सालों बाद होती है, ये आपको पता होगा। और सबसे पहली बारी जो पॉपुलेशन का ये सेंसस हुआ था या जो जनगणना हुई थी, ये 1872 में हुई थी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहली कंप्लीट सेंसस कब हुई थी, सबसे मतलब जो सक्सेसफुल मानी जाती है, वो 1881 में हुई थी। एंड आफ्टर दैट हर 10 सालों बाद ये होती है। और आप देखोगे कि 2011 में भी हुई थी, ठीक है, 2001 में भी हुई थी, और इस तरीके से हर 10 साल बाद जनगणना होती है। इंडिया अभी इस टाइम पे सबसे नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। इसकी टोटल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1210 मिलियन थी 2011 ईयर में, और 1000 लगभग 28 मिलियन थी 2001 में। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ दोगे ना तो भी इंडिया की ज़्यादा है उन सभी से। सो इतना ज़्यादा हमारा जो देश है वो आगे है पॉपुलेशन में। अब मैं आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। देखिए, पॉपुलेशन एक जगह पे तो होती नहीं है सारी, है ना। कोई एरिया होगा जहाँ पे ज़्यादा ही बहुत लोग रहते होंगे, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ये स्टेट है ना। फिर इसके बाद जैसे ये मतलब महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है, ठीक है, हर जगह सेम नहीं होता नंबर पॉपुलेशन का। सो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 उत्तर प्रदेश को माना गया है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। महाराष्ट्र उसके बाद है, बिहार है उसके बाद तीसरे नंबर पर, फिर चौथे पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, ठीक है। ये सारे स्टेट्स मिलकर लगभग 76% लोग तो इन्हीं में ही रहते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन वाले ये स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी है जो दिल्ली की और चंडीगढ़ की, ये काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लो पॉपुलेशन, अगर हम लो पॉपुलेशन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ये पहले था, ये है ना, एक इंटीग्रेटेड स्टेट था, अब तो ये यूटीज हैं अलग अलग। और जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे लो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और इनका जियोग्राफिकल एरिया तो है लार्ज, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है यहाँ पे। और ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये पॉपुलेशन कहीं कम होती है कहीं ज़्यादा होती है, इसके फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम सभी जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिजिकली फैक्टर्स जो होते हैं वो बताता हूँ। क्लाइमेट, ठीक है, और टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि हर किसी को चाहिए होती हैं। जहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएं, अच्छा क्लाइमेट और एक अच्छा टेरेन हो, वहाँ पे पानी अवेलेबल हो, तो लोग वहाँ पर रहने चले जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया का प्लेन है, ठीक है, वहाँ पे जो डेल्टा और जो कोस्टल प्लेन्स हैं हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न स्टेट्स। इन सभी के कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया का प्लेन, डेल्टा का एरिया और कोस्टल प्लेन्स, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एज कम्पेयर टू बाकी जो ये नीचे लिखे हुए हैं। और जहाँ पर एरियाज, ठीक है, जो पहले थिनली पॉपुलेटेड थे, बहुत कम थे, अब वहाँ पर भी मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है पॉपुलेशन का, यानी कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, और नंबर 1 पे तो हम आ ही चुके हैं। और क्योंकि अब इरिगेशन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है राजस्थान के अंदर, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज पाए जाते हैं झारखंड के अंदर, ठीक है, और पेनिनसुलर स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, मतलब काम की तलाश में।
हिस्टोरिकल सेटलमेंट पैटर्न्स, देखो हिस्टोरिकल भाई कुछ रीजंस होते हैं, जैसे हमारे इंडिया की एक रिच हिस्ट्री रही है, काफ़ी पुराने पुराने सिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, एंशंट किंगडम्स हुए हैं, एम्पायर्स हुए हैं, पुराने पुराने सेंटर्स थे लर्निंग के, जहाँ पे लोग बहुत पहले से रह रहे हैं, वहाँ पे शुरू से ही बहुत ज़्यादा हायर पॉपुलेशन डेंसिटीज़ हैं। ओके, वहां पे लोग आज भी जाते हैं, लगातार सेंचुरीज से लेकर वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो एक हिस्टोरिकल भी रीजन है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। जिन एरियाज में इकोनॉमिक आप जैसे कह सकते हो एग्रीकल्चर अच्छा होता है तो लोग वहाँ भी जाते हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज अच्छी होती हैं वहाँ भी लोग जाते हैं, जहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं लोग वहाँ भी जाते हैं, है ना, अपने मतलब कंडीशन को अच्छा इंप्रूव करने के लिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिविंगहुड है, मतलब लाइवलीहुड है इंडिया के अंदर फॉर इंडियन पॉपुलेशन। जो फर्टाइल एरियाज होते हैं जहाँ पर इरिगेशन आसानी से हो जाती है, ठीक है, जो सूटेबल क्लाइमेट कंडीशंस जहाँ पे पाई जाती हैं और जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर हो सके, लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं रहने। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है ना, मतलब लोग जो है रूरल एरियाज से जॉब ढूंढने जाते हैं अर्बन एरियाज में, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, हाई इनकम मिले, लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके अच्छे हों, और इस वजह से लोग जो हैं जाते हैं भाई, मतलब ये भी एक रीज़न है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, देखो जिन एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जहाँ पे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे होते हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी होती है, लोग वहाँ पर भी रहने जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, देखो पीपल जो लोग ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि जहाँ पर उनके जैसी सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हों, सेम कल्चर के लोग रहते हों, सेम कस्टम के हों, सेम सोसाइटी हो उनकी जैसी, तो फिर वो जैसे मुस्लिम है तो वो वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम रहते हों, हिंदू जो है वो वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उनके कल्चर वाले लोग रहते हों, क्योंकि अगर आप दो अलग अलग कल्चर के लोग बहुत सारे एक साथ रह रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है आपको सेटल होने में। इसके बाद है माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो हमारे यहाँ पे इंटरनल माइग्रेशन बहुत होता है रूरल टू अर्बन एरियाज, ठीक है, स्टेट्स के बीच में ये होता है, और फैक्टर्स लाइक लैंडलेसनेस, अग्रेरियन डिस्ट्रेस और बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए लोग जो हैं वो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी, देखो जिन एरियाज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लोग जो है वो सेफ एरियाज में जाना चाहते हैं, फिर वहाँ से पॉपुलेशन खाली होने लगती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, देखो जहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिलती है, जहाँ पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और इन एरियाज में द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड वाटर हैव शोन साइन ऑफ डिग्रेडेशन, देखो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है कि पानी और लैंड जल्दी उसका डिग्रेडेशन होने लगता है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ, देखो ट्रांसपोर्ट एरिया मतलब ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जब डेवलपमेंट होगा इन एरियाज में तो लैंड का डिग्रेडेशन होने लगेगा। और अगर आप देखो जो अर्बन एरियाज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेंट्स रहते हैं। ओके, अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि मतलब इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया और पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, इसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। और एज पर द सेंसस ऑफ 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया की है वो 382 है और 2001 में 324 थी, यानी कि 382 पर्सन रहते ही रहते हैं, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे, तो ये एक एवरेज है। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे इंडिया के स्टेट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स जिसमें नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं, बिहार है, वेस्ट बंगाल, यूपी है और केरला, तमिलनाडु, और इनकी डेंसिटीज़ भी लिखी हुई हैं। जैसे बिहार है, ठीक है, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉडरेट डेंसिटी वाले स्टेट्स भी हैं लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, ये मॉडरेट वाले हैं, ना ज़्यादा ना कम। लो डेंसिटी वाले स्टेट्स जो हैं वो हिली एरियाज, हिमालयन रीजन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम को छोड़कर, ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है और कश्मीर है, यहाँ पे बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है।
और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो दिल्ली की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। चंडीगढ़ की भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, पुदुचेरी की भी है, दमन एंड द्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है। वेयर एज अंडमान एंड निकोबार की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अमंग ऑल द यूटीज, ठीक है, 46% ही है यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पर। अब अगला टॉपिक है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब चेंज आता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जैसे 2011 से लेकर 2021 के बीच में दिल्ली के अंदर 100 लोग रहते हैं, और अगर अब 2021 तक आते आते वो 50 हो गए, तो चेंज आया है, इसको भी हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ही कहेंगे। और अगर यहाँ पे लोग बढ़ गए हैं, 100 से 500 हो गए हैं, तो भी चेंज आया है, यानी कि चेंज आना चाहिए भाई, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है इसको परसेंटेज में नापा जाता है भाई, कितने परसेंट ग्रोथ हुई है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के अलग अलग फेजेस रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ओवर द लास्ट 1 सेंचुरी, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, इन 3 वजहों से ही पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अगर कहीं पे 100 लोग हैं, 100 बच्चों का जन्म हुआ तो 200 लोग हो जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी। कहीं पर 100 लोग हैं, 50 लोग मर गए तो पॉपुलेशन में चेंज आ जाएगा। या अगर कहीं पे 100 लोग रहते हैं, उसमें से 50 लोग कहीं बाहर रहने कहीं और जगह पे चले गए, माइग्रेट हो गए, तो भी यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ों की वजह से ही चेंज आता है, याद रखिएगा। और पॉपुलेशन ग्रोथ के अलग अलग फेजेस हैं, बेसिकली 4 फेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पेपर में भी आता है क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला फेज जो है इसको स्टेगनेंट फेज माना गया है। ये इसका टाइम पीरियड है 1901 से लेकर 1921। इसको कहा जाता है ये एक स्टेशनरी फेज था इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि बहुत ही लो ग्रोथ थी और नेगेटिव जा रही थी भाई ग्रोथ, मतलब आप कह सकते हो। इसमें बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि एक तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो इनका परिवार बड़ा होता था, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी तो डेथ रेट भी ज़्यादा थी, सो मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हाई बर्थ रेट भी रहा और डेथ रेट भी काफ़ी हाई रहा। सेकेंड फेज को स्टेडी फेज कहा जाता है 1921 टू 1951। इसमें क्या है कि मोर्टेलिटी के अंदर थोड़ी सी कमी आती है, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी थोड़ी सी कम होने लगती है इस स्टेज में। तीसरी स्टेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज कहा गया है 1951 से 1981 तक का, क्योंकि इसमें रैपिड फॉल हुआ मोर्टेलिटी में और हाई फर्टिलिटी रेट हो गई, एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ होने लग गई, क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी, प्लानिंग चल रही थी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा, इकोनॉमी बहुत अच्छी होने लगी थी और इंटरनेशनल माइग्रेशन होने लगा था। तिब्बती लोग आने लगे इंडिया में, बांग्लादेशी आने लगे 1971 में, नेपाली आने लगे, पाकिस्तान से लोग आने लगे, तो इस वजह से ग्रोथ रेट जो थी वो बढ़ गई, ठीक है, इसीलिए इसको एक्सप्लोजन फेज माना गया है। फिर है उसके बाद हाई ग्रोथ विद डिफिनाइट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, ये फोर्थ फेज था। 1981 से लेके हमारी जो ग्रोथ है वो हाई रही है, लेकिन धीरे 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 ये स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब क्या है कि जो मतलब आप कह सकते हो बर्थ रेट तो है, मतलब धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन आप कह सकते हो कि अब क्या है कि जो मैरिज की एज है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा है फीमेल्स का भी। सो ऐसे में अब क्या है कि ये स्लो डाउन हो जाएगा जो अभी तक बढ़ा हुआ था। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन तो अभी भी हमारी हाई है, हम नंबर 1 पे हैं, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया जो है वो 1350 मिलियन पॉपुलेशन को टच करेगा बाय 2025, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो भी चुकी है भाई अभी तक। मैं अगर आपको बताऊं 1 लाख आप क्या वो क्या कहते हैं 125 करोड़, ठीक है, मतलब 125 करोड़ से हम ऊपर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद है ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट्स। देखो जो युवा लोग हैं, 18+ लोग हैं जो हमारे देश के अंदर, जो 10 से 19 साल के लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पॉपुलेशन के लिए। इसमें इंडिया में लगभग 20.9% जो है वो एडोलसेंट्स हैं, और जिसमें मेल जो है वो 52.7% है, फीमेल एडोलसेंट्स जो है वो 47.3% हैं। और ये क्या है कि यूथ, हमारा एक देश जो है वो यूथफुल कंट्री माना जाता है, हमारे यूथ बहुत ज़्यादा है, बट हमारे यूथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कम एज में मैरिज हो जाना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इलिटरेसी, यानी कि महिलाओं को खासकर पढ़ाया नहीं जाता, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, उनका स्कूल छुड़वा दिया जाता है।
या न्यूट्रिएंट्स यानी कि खाना पीना सही से नहीं खाते बच्चे, जो युवा हैं, जितना उनको खाना चाहिए उतना वो नहीं खाते। हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट मदर्स, ठीक है, युवा माताएं जो होती हैं कम एज में जिनकी शादी हो रही है और उनकी मौत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। HIV एड्स जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब युवा करने लगते हैं। फिर इसके बाद है नेशनल यूथ पॉलिसी। 2014 में ये लॉन्च किया गया था प्रोग्राम हमारा जो है फरवरी में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल यूथ पॉलिसी ये आया था और इसका पर्पस है एक होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया विच इज टू एम्पावर, लोगों को खासकर यंगस्टर्स को एम्पावर करना, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ वो कुछ मतलब अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें, देश का भी ताकि भला हो सके। और ये नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 जो है हैज़ डिफाइंड यूथ। इसमें यूथ का मतलब ये कहा गया है कि जो 15 से 29 साल के लोग हैं वो यूथ कहे जाते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी, आप ये याद रखिएगा। रूरल कंपोजिशन अगर हम देखें, गांव के मतलब कितने % लोग हैं जो मतलब गांव में हैं, तो 2011 के अनुसार 68.8% इंडिया की पॉपुलेशन गांव में रहती है। इंडिया में लगभग 6,40,867 विलेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 एंड जिसमें से 5,97,608 जो है वो इनहेबिटेड विलेजेस हैं। और मैं आपको बताऊं ये रूरल पॉपुलेशन हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पर कम है। जैसे बिहार और सिक्किम में बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है, वहीं गोवा और महाराष्ट्र में बहुत कम रूरल पॉपुलेशन रहती है। अब मैं आपको बताऊं यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो बहुत ही कम रूरल पॉपुलेशन है एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, यहाँ पे है 53.38%। बट अब दादर और नगर हवेली मर्ज कर दिया गया है दमन और दीव के साथ में, सो यहाँ पे विलेजेस के साइज भी अलग अलग हैं हर जगह पे। अर्बन कंपोजिशन की बात करें तो इंडिया में 31.16% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं और ये काफ़ी लो है, लेकिन धीरे धीरे ये फास्ट होता जा रहा है। और देर आर वाइड वेरिएशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं अर्बन पॉपुलेशन क्यों इतनी बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है शहरों में, हेल्थ कंडीशन अच्छी होती है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, हाइजीनिक कंडीशंस ज़्यादा होती हैं। और अब मैं आपको लिंग्विस्टिक कंपोजिशन बताता हूँ इंडिया का। इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो ग्रियर्सन नाम का एक आदमी था जिसने सर्वे किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 से लेकर 1928 तक किया था। ये बताता है 179 लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में, 544 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज को आप लिखते हो, डायलेक्ट्स को आप बोलते हो, याद रखिएगा। और प्रेजेंटली 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और बहुत सारी नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हैं। सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं हमारे इंडिया, सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज जो है वो हिंदी बोलने वालों की है। और सबसे कम जो बोली जाती है वो संस्कृत है, बोडो और मणिपुरी है। ये 3 लैंग्वेजेस को बहुत कम लोग बोलते हैं। रिलीजियस कंपोजिशन, हमारे यहाँ पे रिलीजन की बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी है। और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इंडो पाक बॉर्डर, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर यहाँ पे आप अगर देखोगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी बहुत जगहों पर ऑलमोस्ट हिंदू ही हैं, ठीक है। 70 to 90% और इससे ज़्यादा भी लोग हैं जो हिंदू है, मेजॉरिटी हिंदूज की है। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ये सबसे बड़ी माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर, ऐसा माना जाता है। और ये ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास और लक्षद्वीप में ज़्यादातर पाए जाते हैं मुस्लिम्स हमारे इंडिया में। और ये मेजॉरिटी ये जो है इनकी कश्मीर वैली के अंदर है और लक्षद्वीप के अंदर है मुस्लिम्स की। क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है ये रूरल एरियाज में ज़्यादा है और ये मेनली वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा गोवा का और केरला के आसपास, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर, यहाँ पर ज़्यादातर ये क्रिश्चियन लोग रहते हैं। और सिख, जैन और बुद्धिस्ट, सिख लोग जो हैं ये ज़्यादातर बहुत कम जगहों पर ही रहते हैं, पंजाब इनका है और हरियाणा और दिल्ली में ये ज़्यादातर रहते हैं जो सिख हैं। जैन और बुद्धिस्ट लोग जो हैं ये बहुत ही स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया के, कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ये लोग रहते हैं। जैन लोग ज़्यादातर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं, वहीं बुद्धिस्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर हैं। और इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति, हिमाचल प्रदेश में भी ये लोग बुद्धिस्ट रहते हैं। और वर्किंग पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया की, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले मेन वर्कर वो होता है जो एटलीस्ट 183 यानी कि 183 डेज काम करता है
एक साल में। मार्जिनल वर्कर वो होता है जो 183 यानी कि 183 डेज से कम काम करता है। और नॉन वर्कर यानी कि जो नल्ला है, कोई काम नहीं करता, बेरोजगार, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस घर पे बैठा है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के लोग होते हैं। ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन अगर हम देखें, अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग लगे हुए हैं, कोई फार्मिंग करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई ट्रेड करता है, कोई सर्विसेज में है। सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इंडिया की पॉपुलेशन जो है अलग अलग ऑक्यूपेशन करती है। कल्टीवेटर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, हाउस होल्ड के और भी बहुत सारे वर्कर्स हैं। और मैं आपको बताऊं सेक्स रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी होती है कि कितने लोग जो है वहाँ पे वो मैन है, कितने वीमेन है। सो सेक्स रेशियो जो है वो एक नंबर होता है, एक रेशो होता है मैन और वीमेन के बीच में, कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, ये मतलब हर जगह पे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। ठीक है, और फीमेल अंडर मेल और इनटू 1000। ठीक है, इस तरीके से इंडिया में होता है। बाहर जाओगे तो उसका उल्टा चलता है, मेल और फिर ठीक है उसके नीचे जो है फीमेल एंड इनटू 1000, ये फॉर्मूला बाहर चलता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 देर आर 943 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स इन इंडिया। ओके, सो फीमेल कम है यहाँ पे हमारे इंडिया में, ये ऐसा माना गया है। अब मैं आपको बताऊं, फीमेल पॉपुलेशन को बहुत सारी चीज़ों से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्लोबल चैलेंज है अगर आप महिलाओं को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये यूएनडीपी ने भी ये बताया है। और वो कहता है इफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो फीमेल का भी डेवलपमेंट करना होगा, वरना आप खतरे में चले जाओगे। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव, वो बहुत ज्यादा होता है। जनरल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता है, ये क्राइम है भाई, ह्यूमैनिटी के लिए क्राइम है। आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हो? सो हर तरीके के एफर्ट शुड बी मेड टू एड्रेस द देखो बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी लड़कियों को नहीं मिलती, काम धंधा नहीं मिलता, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको इतना नहीं मिलता। उनको सेम काम जो एक लड़का कर रहा है और वही एक लड़की कर रही है तो लड़की को कम पैसे मिलते हैं, दिहाड़ी कम मिलती है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिविलाइज सोसाइटी वो होती है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करे, डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए भाई। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ को एक्नॉलेज करके एक कैंपेन चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें बेटियों को जो है स्कूल में एडमिशन दिलवाना, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाना, उनको स्कॉलरशिप्स देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मतलब गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय